नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जिसे शॉर्ट में हम CAA 2019 भी कहते हैं, उसके विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। मूलतः हमने ये अध्ययन किया है कि भारत में नागरिकता के संदर्भ में सबसे प्रमुख अधिनियम जो बनाया गया वो 1955 में बनाया गया। इस अधिनियम के अनुसार 5 आधार पर नागरिकता प्रदान की जाती है। जन्म के आधार पर, वंशानुगतता के आधार पर, जैसे कि माता पिता में से कोई भारतीय नागरिक है या दादा दादी में से कोई है, उसके आधार पर। तीसरा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा। चौथा, नेचुरलाइजेशन के द्वारा। और पांचवा है भू क्षेत्र के द्वारा। भू क्षेत्र के द्वारा का तात्पर्य ये हुआ कि भारत अगर किसी भू क्षेत्र को अधिग्रहित कर लेता है तो उसके नागरिकों के लिए नागरिकता का प्रावधान किया जाएगा। इस संदर्भ में भारतीय नागरिक संशोधन अधिनियम 1955 के पारित होने के बाद समय और परिस्थितियों के अनुसार कई परिवर्तन किए गए। 1986 में परिवर्तन हुआ और फिर 1992 में भी परिवर्तन किया गया। 1986 में जो परिवर्तन किया गया उसका उद्देश्य ये था कि जो विदेशी आवर्जक थे या इमिग्रेंट जो आ रहे थे उनको रोकना था। खासकर श्रीलंका और बांग्लादेश से जो अप्रवासी आ रहे थे, अप्रवासी नहीं, जो आवर्जक कह दीजिए, इमिग्रेंट कह दीजिए, वो आ रहे थे, उनको रोकना था। उसके लिए प्रावधान किया गया कि जो 1987 1 जुलाई 1987 के बाद जन्मे हैं उनको नागरिक माना जाएगा यदि उनके माता या पिता में से कोई भारतीय रहा है। इसके पश्चात 1992 में भी संशोधन किया गया और इसमें ये प्रावधान किया गया कि विदेश से जो है उनमें केवल पिता नहीं, अगर माता भी भारत की रही है तो भी उनको भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी अगर कोई नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन करे तो। इसी प्रकार भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में पारित किया गया। 2019 में जो पारित किया गया उसमें जितना विरोध हुआ या उसमें जितना वाद विवाद हुआ उतने पूर्ववर्ती में नहीं हुआ। इसके विभिन्न कारण रहे हैं, परंतु सबसे पहले हमारे लिए जानना आवश्यक है कि मूल परिवर्तन क्या हुआ। वैसे मुख्यतः नागरिकता अधिनियम में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया है। जो भारतीय नागरिक जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे। अंतर केवल ये किया गया है, संशोधन ये लाया गया है कि ऐसे व्यक्ति जो भारत के समीप स्थित 3 देशों से अर्थात पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों में रहने वाले अल्पसंख्यक और अल्पसंख्यक जो 6 धर्मों से जुड़े हुए हैं, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई, इन 6 धर्मों से जुड़े हुए जो भी अल्पसंख्यक हैं, जो प्रताड़ित हैं, वो भारत आना चाहें तो उन्हें आने के पश्चात नागरिकता प्रदान करने में शीघ्रता प्रदान की जाएगी, उन्हें जल्दी नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस संदर्भ में प्रावधान किया गया कि पहले जैसे विदेश से कोई आता था तो पूर्व के 14 वर्षों में से 11 वर्षों तक भारत में रहा हो, तो इस प्रावधान को बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो आने वाले हैं उसमें 11 वर्ष से घटा के उसकी अवधि 5 वर्ष कर दी गई है। और इसमें जो कट ऑफ डेट रही है यानी 31 दिसंबर 2014 को कट ऑफ डेट रखा गया है, यानी उसके पश्चात उससे पहले जो आए हैं उनको इस संदर्भ में लाभ दिए जाएंगे। अब CAA किन एरिया में नहीं लागू होगा? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट कई ऐसे इलाकों में लागू नहीं किया जाएगा जो ट्राइबल एरिया रहे हैं या जहाँ पे दुर्वंशता या जो जनजाति क्षेत्र है उन्हें अपनी विशेषता बनाए रखनी है। इसका मतलब ये भी हुआ कि जो 6 शेड्यूल में सम्मिलित राज्य हैं, खासकर असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, वहाँ पे ये अधिनियम लागू नहीं होगा। इसके साथ ही बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत जो इनर लिमिट नोटिफाइड एरिया आता है वह भी इस अधिनियम के परिक्षेत्र से बाहर रखा गया है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इनर लिमिट नोटिफाइड एरिया,
इसका तात्पर्य ये हुआ कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर का एक बड़ा हिस्सा इससे प्रभावित नहीं होगा। जब सीएए लागू हुआ तो असम में सबसे बड़ा विरोध हुआ। इसका एक कारण ये था कि बाहर से आने वाले हैं आवर्जक हैं, उनको क्या है कि अनुमति मिल गई है, बहुत सारे आएंगे और उनके जो जनजातीय क्षेत्र है उनका अतिक्रमण करेंगे। परंतु सरकार ने इसके बारे में क्लैरिफिकेशन नोटिस भी जारी किया है कि जनजातीय क्षेत्रों में एक नियम लागू नहीं होगा। अब इसके साथ ही इसी के अंतर्गत एक और प्रावधान किया गया कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो भारतीय नागरिक हैं, उनके संदर्भ में नियम बनाया गया कि जो किसी कानून का उल्लंघन करते हैं, जिन्हें केंद्र सरकार ने बना रखा है या जो बनाती रहेगी, तो उनको नागरिकता से भी वंचित किया जा सकता है। अब सीए का विरोध हुआ तो विरोध का मुख्य आधार, जैसे कि हमने पहले भी उल्लेख किया, एक तो ये रहा कि नॉर्थ ईस्ट के जो क्षेत्र थे वहाँ कहीं आशंकाएं थी। दूसरा ये हुआ कि इसे संविधान के समानता के अधिकार जो अनुच्छेद 14 में इंगित है उसका विरोधी माना गया। सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ याचिका भी लगाई गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी संवैधानिकता को माना। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नागरिक संशोधन नियम सही है और वह नियमानुसार है। अब जो विरोध है उसका कारण ये था कि ये केवल मुस्लिमों को डिस्क्रिमिनेट करने के हिसाब से बनाया गया है, क्योंकि इसमें जिन 6 धर्मों का उल्लेख है उसमें मुस्लिम धर्म सम्मिलित नहीं है। एक आर्गुमेंट ये भी दिया गया कि मुस्लिम धर्म में भी कई अल्पसंख्यक समुदाय माने जा सकते हैं, जैसे कि सिया हो गया, अहमदिया हो गया, उन पर भी अत्याचार हो रहे हैं, उनको इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। तो ये भी एक विरोध का बड़ा कारण था। एक आर्गुमेंट ये भी था कि श्रीलंका और म्यांमार में जो अल्पसंख्यक प्रताड़ित हो रहे हैं उनको भी सम्मिलित नहीं किया गया। म्यांमार में रोहिंग्या पे अत्याचार का इश्यू आया, या श्रीलंका में जो तमिल हैं, चाहे वो हिंदू हो ईसाई हो, उनका इश्यू आया। तो इसके आधार पर भी इस नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध किया गया। परंतु हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसका मूल उद्देश्य क्या है। उसका मूल उद्देश्य ये रहा है कि जो अल्पसंख्यक प्रताड़ित हो रहे हैं उनका शोषण नहीं होना चाहिए, उनको प्रताड़ना नहीं मिलनी चाहिए। और अगर हम आंकड़ों की दृष्टि से भी देखें तो ये क्लियर है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो दूसरे धर्म है उनकी संख्या लगातार घट रही है और अल्पसंख्यकों पे अत्याचार के इशू निरंतर या प्रताड़ना के इशू निरंतर रूप से आ रहे हैं। पाकिस्तान में माइनॉरिटी घट के 3% से भी कम रह गई है और बांग्लादेश में पहले अल्पसंख्यक 23% थे, परंतु अब उनकी संख्या 9.6 हो गई है और हिंदुओं की भी संख्या घट के 8% बांग्लादेश में रह गई है। इसी प्रकार 1970-80 के दशक में 7 लाख हिंदू अफगानिस्तान में थे, आज उनकी संख्या घट के कुछ हजार में ही सिमट गई है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये प्रावधान किया कि इन क्षेत्रों से, इन देशों से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो अल्पसंख्यक हैं, और वो भी 6 अल्पसंख्यक धर्म से संबंधित हैं, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई और पारसी, वो अगर यहाँ आते हैं तो उनको नागरिकता प्रदान करने में सुविधा प्रदान की जाएगी। दूसरा इशू है कि सिया को क्यों नहीं सम्मिलित किया गया या अहमदिया को क्यों नहीं किया गया। तो उसमें फिर ये भी सवाल निरंतर रूप से फिर उठेंगे कि सिया और अहमदिया के अलावा भी अनेक अल्पसंख्यक वर्ग हैं। कल जैसे सुन्नी समुदाय है तो सुन्नी समुदाय में भी अनेक विचारधाराएँ हैं। अब सुन्नी समुदाय में भी एक विचारधारा दूसरी विचारधारा पे कुछ प्रताड़ित करे या किसी तरह का अत्याचार करे, फिर उनको भी शामिल किया जाए, तो इसकी कोई सीमा नहीं है। अतः सरकार का ये आर्गुमेंट था कि सीए अल्पसंख्यकों की रक्षा जो विदेशों में या पड़ोसी देशों में उनकी रक्षा के लिए लाया गया है, क्योंकि उनके निरंतर अत्याचार लगातार रूप से हो रहे हैं। अब एक इशू ये था कि असम में जो भी व्यक्ति हैं, असम में जो भी अल्पसंख्यक हैं या एनआरसी के माध्यम से उनको भी हटाने का प्रयत्न किया जा रहा है। तो सीए उसी की कड़ी में एक है
या पहले सी आ गया फिर एनआरसी आएगा और फिर उसके माध्यम से मुस्लिमों को हटाया जाएगा। परंतु इस इश्यू का भी ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि एनआरसी का बेसिकली उद्देश्य केवल असम तक सीमित नहीं है, पूरे देश में भी लागू हो सकता है। और नेशनल जो सिटीजनशिप रजिस्टर है उसके अंतर्गत 19 लाख व्यक्तियों के करीब व्यक्ति ऐसे पाए गए जो अवैध हैं। तो सरकार उन अवैध व्यक्तियों को, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, उनको पुनः भेजने के नियम और प्रक्रिया तय कर सकती है।